आज वीकली करंट अफेयर्स का वीक 4 है अगस्त का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू पोलैंड इन 2024? चारों में से कौन सा ऑप्शन तुमको सही लग रहा है अगर तुमने अगस्त में करंट अफेयर्स पढ़े हो तो? 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा का उद्देश्य क्या था? डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। और ये किस चीज के लिए था? 70th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, ठीक है। उसके बाद है पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल क्या है? पोलैंड का कैपिटल क्या है? ये तो आता है ना तुम्हारे जीएस वाले जीके में भी आता होगा, ज्योग्राफी में। पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो, ठीक है। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? बेलारूस, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और रशिया, ठीक है। ये तुमको पता होना चाहिए, इसका कैपिटल, इसका फ्लैग और नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025-26? 2025-26 तक भारत में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य क्या है? कितना परसेंट है? 10%? इथेनॉल ब्लेंडिंग तो पहले बताऊंगी, पहले इसका आंसर तो बताओ, फिर आगे एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेनेशन तो देने ही वाली हूँ। कितना परसेंट टारगेट है? 20%। देखो, अभी टोयोटा ने कार का मॉडल लॉन्च किया है, सुना था? पढ़ रखा है इससे रिलेटेड? कार का नाम सुना है? ठीक है। देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? गैसोलीन होता है ना, पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल का अगर तुम डायरेक्ट यूज करते हो तो बहुत ज्यादा क्या होता है, ग्रीन हाउसेस गैसेस एमिट होती है ना। बट अगर हम उसमें इथेनॉल ब्लेंड कर देते हैं तो फिर वो थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली बन जाता है समझ में। इसलिए हम क्या करते हैं, गैसोलीन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है। और ये टोयोटा का एक मॉडल लॉन्च किया है टोयोटा ने, जिससे कि ये वाली जो कार्स होती है जिसमें इथेनॉल प्लस गैसोलीन का ब्लेंड जो डाला जाता है उससे वो कार बेटर चलेगी, ठीक है। फ्लेक्स फ्यूल, हाँ, मिक्सचर, ठीक है। टारगेट क्या है? 20% बाय 2025-26, ठीक है। अभी करंटली कितनी ब्लेंडिंग हो रही है? 8.5%, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 2025 तक का टारगेट है 20%, अभी कितना हो रहा है? 8.5%, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के लिए। देखो, अब इथेनॉल बनता कैसे है? इथेनॉल वैसे तुमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा की बात। देखो, सबसे पहले कोई क्रॉप होता है, उसको क्या किया जाता है? फर्मेंट किया जाता है, देन प्योरिफिकेशन होता है, फिर इथेनॉल बनता है, ठीक है। फिर इथेनॉल की ब्लेंडिंग किस में करेंगे? गैसोलीन में, ठीक है। देन उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और फिर वो फ्यूल स्टेशन तक जाएगा। इतना क्लियर है? यार, फर्मेंटेशन मतलब फर्मेंटेशन क्या बोलते हैं, राइस वाटर का सुना होगा ना तुमने, आजकल कोरियन स्किन केयर बहुत चल रहा है। तो चावल को पानी में भिगो के फिर रख देते हैं एक आधे दिन के लिए, फिर फर्मेंट हो जाता है। और भी ईस्ट का फर्मेंटेशन सुना होगा। ये सब फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? 2003 में। किस चीज के लिए? ताकि डिपेंडेंसी कम हो सके इंपोर्टेड क्रूड ऑयल में। हम क्रूड ऑयल के लिए किन किन देशों पे डिपेंडेंट है? गल्फ कंट्रीज पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है फॉर द क्रूड ऑयल, ठीक है। ऑयल वहीं से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लिए, ठीक है। और क्या है? प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। पेट्रोल तो बनता है देन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर क्रॉप से इथेनॉल बन रहा है और इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है तो फार्मर्स को भी तो फायदा होगा ना। क्रॉप कौन ग्रो करता है? फार्मर्स, ठीक है। इस वजह से फार्मर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा है। और कौन से क्रॉप से होती है ये? जिनमें शुगर होगा या फिर शुगर के कंपोनेंट होंगे लाइक स्टार्च, ठीक है। उन्हीं क्रॉप को फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है? इथेनॉल बनाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। और इससे पॉल्यूशन भी क्या हो रहा है?
रिड्यूस हो रहा है, जो किससे कॉज हो रहा था, व्हीकुलर एमिशन से। नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेफलिक लिमिट? व्हाट इज द हेफलिक सीमा का क्या महत्व है? हेफलिक सेल डिवीजन से रिलेटेड है। आगे एक्सप्लेनेशन में बताती हूँ। हम्म। मैक्सिमम सेल डिवीजन तो कुछ और भी तो हो सकता है। सेल से रिलेटेड तो फिर ये भी है ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन लिमिट्स भी तो सेल से रिलेटेड ही हो गया। डिवीजन से रिलेटेड है बोला, ये नहीं बोला कि डिवीजन ही है। एजिंग प्रोसेस में भी सेल का डिवीजन ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है। कौन सा लग रहा है तुम लोग को? फोर्थ, अनलिमिटेड सेल ग्रोथ। पर आंसर तो यही है, मैक्सिमम ह्यूमन सेल डिवीजन। ठीक है। हेफलिक लिमिट बोलते किसको है? रिफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल सोमैटिक सेल कैन डिवाइड। ठीक है, एक सेल होता है वो डिवाइड होता जाता है। ठीक है, ये पता है, बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं, न्यू सेल्स बनते जाते हैं। तो पहले क्या था, पहले साइंटिस्ट लोग ये बोलते थे कि जो हमारे सेल्स हैं वो अनलिमिटेड टाइम, मतलब इनडेफिनेट टाइम्स वो एक दूसरे डिवाइड होते रहते हैं और बनते रहते हैं। ठीक है। देन साइंटिस्ट ने ये प्रूव करा है कि ऐसा नहीं है, एजिंग के साथ हमारे सेल का डिवीजन भी रुक जाता है। ठीक है। पहले ऐसे माना जाता था कि सेल है ना, देन वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पर अब क्या बोल रहे हैं कि सेल है, डिवाइड होगा और एज के साथ उसका डिवीजन खत्म होता चला जाएगा, मतलब एक डेफिनेट टाइम तक ही सेल डिवाइड करेंगे। आगे समझ। अभी देखो, ये क्या था, एक मिथ था सेल इमोर्टिलिटी का। इमोर्टिलिटी मतलब कि वो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि नोबेल प्राइज विनिंग सर्जन जो थे एलेक्सिस कैरल, उन्होंने असर्ट किया था कि जो सेल का डिवीजन है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोसेस है। ठीक है। बट समय के साथ पता चला कि जो हेलफिक नाम के साइंटिस्ट थे और एक सिटोजेनिस्टिक थे, पॉल मूरहेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया और डिसअप्रूव किया कैरल के एजर्शन को। ठीक है। कैरल क्या बोल रहे थे कि एज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सेल के डिवीजन में, बट हेलफिक और पॉल मूरहेड ने ये प्रूव करा कि एज का इफेक्ट पड़ता है सेल के डिवीजन पे। आगे समझ। ठीक है। हाँ जी। हाँ। नहीं, ये डिस्कवर तो अभी नहीं हुआ होगा, पर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ करंट में आई होगी ना। जो भी अगर तुम्हारा मतलब कि सपोज कोई भी इंसिडेंट हुआ है, पास्ट में हुआ है, लेकिन अगस्त के टाइम पे हुआ है और किसी ना किसी रीजन की वजह से वो न्यूज़ में आ गया है, तो तुम्हारा करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है। ठीक है। उसको तुम ये कह के डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो कि ये तो बायो का चैप्टर हो गया या फिर हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी का, ऐसे नहीं होता। बताओ, व्हेन डिड यूक्रेन वोट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी? यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने के लिए कब मतदान किया? हम्म। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस से रिलेटेड था कि अगर हम अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगस्त में ही हुआ होगा, तभी अगस्त के करंट अफेयर्स में आ रहा है। कंफ्यूजन तो तब होता ना जब मैं बोलती कि मैं 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, तब तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सितंबर तक कुछ भी आ सकता था। बट जब मैं बोल ही रही हूँ कि अगस्त के फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, तो यानी ये चीज कब हुई होगी, अगस्त में ही हुई होगी। ठीक है। और किस चीज से रिलेटेड, क्यों ज्वाइन किया होगा उसने? उसको क्या जरूरत पड़ी होगी कि उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया है? यूक्रेन में ऐसा क्या चल रहा है? यूक्रेन रशियन वॉर चल रही है, इसलिए। ठीक है। यही दे रखा है इसने कि यूक्रेन पार्लियामेंट वोटेड टू ज्वाइन द आईसीसी इन अगस्त 2024 टू सीक जस्टिस फॉर वॉर क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, उसमें जो वॉर में क्राइम हुए हैं उन्हीं के लिए, मतलब कि न्याय लेने के लिए उसने क्या किया, ज्वाइन किया है आईसीसी को। आगे समझ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द इंडिया पोलैंड रिलेशंस इन 2024? 2024 में भारत पोलैंड संबंधों का मुख्य फोकस क्या था? क्या था? सैन्य सहयोग,
इसका आंसर है एग्रीकल्चर एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ये तो तुमको डायरेक्ट ही याद रखना है, ठीक है। किस क्या था मेन फोकस? एग्रीकल्चर और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लेंड ऑफ इथेनॉल एंड गैसोलीन? निम्नलिखित में से कौन इथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण नहीं है? हम्म। केमिस्ट्री वीक है तो यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास केमिस्ट्री नहीं थी, तो वीक तो होगी ना, फिर पढ़ा ही नहीं है तो। पढ़ लिया, हाँ इथेनॉल तो आ जाता है वैसे तब तक। क्या होगा इसका आंसर? हम्म। पहले ये बताओ, E10, E85, E25, E15 का मतलब पता है तुम लोग को क्या होता है? ठीक है, अब बताती हूँ। E10 का मतलब होता है 10% तो हमारा क्या होगा, इथेनॉल होगा, और 90% क्या होगा, गैसोलीन होगा, ठीक है। E85 का मतलब क्या हो गया, 85% तो इथेनॉल होगा और 15% क्या होगा, गैसोलीन होगा। सिमिलरली E25 का मतलब है 25% इथेनॉल एंड 75% गैसोलीन। E15 का मतलब हो गया 15% इथेनॉल एंड 85% गैसोलीन, ठीक है। कौन सा? क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं है कि बी ही होना चाहिए 100%। ब्लेंड तो हो ही सकता है। E25, ठीक है। बाकी सब कॉमनली नोन ब्लेंड्स हैं सिवाय E25 के, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला अगर याद करना हो, आता होगा वैसे एग्जाम में, कभी कभी केमिस्ट्री में तो आ ही सकता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेंगे तो CH2CH3OH, ठीक है। इसको ऐसे करके भी लिख लेते हैं, C2H5OH। आया समझ? अच्छा, OH कौन सा ग्रुप होता है वैसे? ग्रुप पढ़ा होगा ना एल्कोहल वगैरह, हाँ। तो कौन सा है ये? एल्कोहल। तो क्या हम इसको पी सकते हैं? एल्कोहल तो पीते हैं ना। हम्म। पी सकते हैं इथेनॉल को। तो फिर इथेनॉल में हम क्या बोलते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं जब इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अनफिट बनाने के लिए थोड़ा सा केमिकल डाला जाता है, या फिर अनफिट बनाने के लिए कुछ भी ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है कि वो पॉइजनस हो जाए, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग इसको भी पी जाएंगे, ठीक है। जो शुगर केन होता है, शुगर केन होता है और कॉर्न होता है, इन सब चीजों से ही तो बनता है ना इथेनॉल, है ना। और शुगर केन से इथेनॉल, शुगर केन हो गया, इन सब चीजों से बियर वगैरह भी बनती है, बियर वाइन ये सब भी बनता है, ठीक है। तो जिसको पीना होगा वो पी सकता है, वैसे ये हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, बट अगर कोई प्रेफर करता है पीना तो फिर वो पी भी सकता है, ठीक है। ये बताओ, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग इथेनॉल विद गैसोलीन? अभी तो मैंने बताया कि इथेनॉल और गैसोलीन को ब्लेंड किया जाता है, बट कौन सा फ्यूल प्रोड्यूस होगा उससे? एलपीजी। हे भगवान, एलपीजी कैसे हो सकता है? कौन सा है? बी, फ्लेक्स फ्यूल ही है, ठीक है। फ्लेक्स फ्यूल किसका मिक्सचर है, गैसोलीन और इथेनॉल का, ठीक है। उसमें अच्छा, अभी भी बहुत सारे कार्स ऐसी हैं या फिर व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि इस पे चल जाते हैं, फ्लेक्स फ्यूल पे, ठीक है। जैसे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो दो से ज्यादा टाइप के फ्यूल्स पे चल जाते हैं, कुछ पेट्रोल में भी चलते हैं, डीजल में भी चलते हैं ना। बहुत सारी गाड़ियां आजकल ऐसी आ रही है ना, तो ये सब फ्लेक्स फ्यूल पे भी चल जाएंगी, ठीक है। जो एक से ज्यादा फ्यूल्स पे चल सकते हैं। कुछ गाड़ियां होती है जो सिर्फ, जैसे कुछ कार्स होती है जो सिर्फ पेट्रोल पे ही चलती हैं, कुछ होती है वो सिर्फ डीजल पे ही चलते हैं, वो वाले नहीं चलेंगे। बट जो एक से ज्यादा फ्यूल्स पे चल सकते हैं, हाइब्रिड मोड पे चल सकते हैं, वो चल जाएंगे, ठीक है। और बाकी टोयोटा तो लॉन्च कर ही रहा है फ्लेक्स फ्यूल वाला व्हीकल। हम्म। हाँ, मेरे को पैसे दे रखे हैं टोयोटा वालों ने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? ही है, ठीक है। टू ऑनर साइंटिस्ट फॉर कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है, विज्ञान पुरस्कार है तो किससे रिलेटेड होगा, साइंस से ही रिलेटेड होगा। इसमें क्या क्या है, विज्ञान रत्न है, किस चीज के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा है विज्ञान श्री,
फॉर डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन, जिसने थोड़ा अलग कुछ साइंस की फील्ड में किया होगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, किस चीज के लिए है ये? यंग साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। जो थोड़े जवान जवान साइंटिस्ट होते हैं अप टू द एज ऑफ 45, उन्होंने कुछ साइंस की फील्ड में अच्छा कर लिया होता है, उनको कौन सा प्राइज मिलता है? विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। और इसमें कैटेगरी कितने अवार्ड है टोटल? 55, दिख नहीं रहा होगा वैसे, है ना? पीडीएफ अनक्लियर सी है, जब तुमको मिलेगी तब तो क्लियर होगी, पता नहीं इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। आज ही भेज दूंगी, ठीक है। कितने अवार्ड्स इसमें टोटल? 55। और इसमें कोई भी कैश मनी नहीं मिलता है, सिर्फ तुमको मेडल मिलता है, वो गोल वाला होता है ना, ठीक है, और सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सनद बोलते हैं। रखो उसको अपने पास, अवार्ड मिला है तुमको, ठीक है। और कितने डोमेन्स में मिलता है, कितने डोमेन्स ऑफ साइंस में मिलता है? 13। नेक्स्ट बताओ। अरे साइंस में भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, साइंस मतलब अलग अलग, जैसे स्पेस साइंस हो गया, अलग अलग साइंस में बहुत सारी फील्ड्स होती है ना अलग अलग, ठीक है। विच इंडियन प्रोग्राम फोकसेस ऑन ब्लेंडिंग इथेनॉल विद गैसोलीन? रिपीट। ईबीपी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। कॉमन सेंस की बात थी, उसमें इथेनॉल ब्लेंडेड बता रखा है तो यही नाम होगा उसका, ठीक है। और किस चीज में फोकस कर रहे हैं? रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, ठीक है, स्वच्छ ईंधन उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं ये सब। विच कंट्री डिस्कवर्ड द सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड इन 2024? 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश ने खोजा? साउथ अफ्रीका? पक्का? पहला किसने खोजा था? भारत ने? कौन सा है? साउथ अफ्रीका? नहीं, वो सबसे बड़ा नहीं था। बताओ। पढ़ा अभी रिसेंट न्यूज में? न्यूज ही नहीं पढ़ रही थी। पढ़ना चाहिए लेकिन। बोट्सवाना ने, ठीक है, 2024 में। ये देखो, सबसे जो बड़ा डायमंड है वो किसने, उसका नाम क्या है? कुलिनन डायमंड। और ये डिस्कवर कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। कब हुआ था? 1905। और 1905 के बाद 2024 में मिला इतना बड़ा डायमंड, ठीक है। और कितना कैरेट था ये? 3106 कैरेट। $400 मिलियन का था वो, टूडेज मनी के हिसाब से, ठीक है। और इसका जो कुछ पार्ट है वो कहाँ है? ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? अच्छा, जो अब मिला है उसकी बात करो, ये तो मैं उसका बता रही हूँ जो लार्जेस्ट डायमंड है, उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। इसका नाम बस याद रख लेना, और तो क्या याद रखोगे, कैरेट वगैरह। कब मिला था? 1905 में। और नाम क्या था? कुलिनन डायमंड। मिला कहाँ था? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट वाला कहाँ मिला है? बोत्सवाना ने, बोत्सवाना में, ठीक है। अब हाँ, ठीक है, ये बोत्सवाना है। इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ठीक है। कैपिटल क्या है बोत्सवाना की? गैबोरोन, ठीक है। और करेंसी क्या है? बोत्सवाना पुला, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोक्वेत्सी इरिक केबेत्सवी मसीसी, ठीक है। बहुत ही अजीब नाम है, ठीक है। और ये क्या है? फिफ्थ प्रेसिडेंट है वहां के, ठीक है। बोत्सवाना में कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। और कब से नहीं है? 1966 से, ठीक है। और उनका नाम क्या था? सर सिरित्सी खामा, ठीक है। ये नाम वैसे इतना अजीब है ना, जो मैं एग्जाम में दिखेगा तो याद आ जाएगा। अभी पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में दिखेगा तो तुमको याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ नाम पढ़ रखा था, ठीक है। देखो, डायमंड के बारे में थोड़े से फैक्ट पढ़ लेते हैं। टॉप 5 डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं? रशिया, बोत्सवाना, कनाडा, डीआरसी और साउथ अफ्रीका। डीआरसी की फुल फॉर्म क्या है? डीआरसी की फुल फॉर्म क्या है? डीआरसी कौन सी कंट्री है? बताओ।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ठीक है। रशिया क्या है, लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सी है, रशिया। और कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 25%। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है 25%। ठीक है, उसके बाद इंडिया में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डायमंड नहीं मिलते हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत ज्यादा डायमंड के माइनिंग नहीं होती है, ना यहाँ बहुत ज्यादा डायमंड मिलते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से, ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से। इसकी रैंक क्या है, 29th, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं तो इसकी रैंकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायमंड में इसकी रैंकिंग क्या है, 29। ठीक है, एक जगह है पन्ना मध्य प्रदेश में, ये इंडिया एशिया की बिगेस्ट और ओनली एक्टिव डायमंड माइन है। ठीक है, तुमने एक गाना सुना है, पुराना गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। ठीक है, वो गाना यहीं से ही आया है, क्योंकि पन्ना में एशिया की सबसे बड़ी डायमंड माइन है। ठीक है, सुना नहीं है कि तुमने गाना, रील में भी इतना चल रहा है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। ठीक है, और ये इस माइन को कौन रन कर रहा है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और सूरत का निकनेम क्या है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ये सन सिटी ऑफ इंडिया ये सब आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, सूरत को, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डायमंड इंडस्ट्रीज हैं। डायमंड माइन होना और डायमंड इंडस्ट्रीज होना बात अलग अलग है। ठीक है, डायमंड जब क्या बोलते हैं, खदान से निकाला जाएगा तो फिर उसकी और भी आगे के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये बताओ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम वाणी स्कीम। पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है। हम्म, वाईफाई एक्सेस, एनहांस पब्लिक वाईफाई एक्सेस, यही है। ठीक है, पीएम वाणी योजना में क्या है, एम्स टू एनहांस पब्लिक वाईफाई एक्सेस, पर्टिकुलरली कहाँ, रूरल एरियाज में, जहाँ पे कि डिजिटल कनेक्टिविटी कम है, वहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए पीएम वाणी स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, आया समझ, सार्वजनिक वाईफाई। ठीक है, देखो, जैसे कि किराना शॉप में कहीं पे भी ये क्या करेंगे, वाईफाई इंस्टॉल कर देंगे और बाकी लोग उसका एक्सेस कर पाएंगे, तो सबके पास क्या होगी, बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, और इनको बोलेंगे क्या, पब्लिक डेटा ऑफिस। ठीक है, जहाँ पे ये वाईफाई इंस्टॉल किए जाएंगे ना, इसको बोलेंगे पब्लिक डेटा ऑफिस। ये बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम जन मन। पीएम जनमन का पूरा नाम क्या है, क्या है, जनजाति न्याय मिशन, जनजाति न्याय मिशन, यही है। ठीक है, और किस चीज के लिए है ये, नेशन वाइड कैंपेन, कैंपेन टू प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे समूह, वल्नरेबल कौन से होते हैं, वल्नरेबल कौन से, क्या बोल रहे हैं ये, वल्नरेबल क्या होता है, कमजोर जनजाति समूह। ठीक है, इनके लिए क्या है, सेवाएं उपलब्ध करेंगे ये, और क्या क्या करेंगे, एक तो सबका पक्का घर होगा। ठीक है, एस सी एस टी मतलब बोल सकते हैं, बट ट्राइबल ग्रुप में एस टी आएंगे, एस सी नहीं आते, क्योंकि एस सी तो शेड्यूल्ड कास्ट में आ जाते हैं, एस टी होते हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, सबका पक्का घर, दूसरा हर घर नल से जल, गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण, उन्नत आजीविका, दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क, वही सारी जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं, घर, मोबाइल नेटवर्क, रोड, ये सब प्रोवाइड करेंगे ये। ठीक है, which sector contributed the most to India's space economy in 2023? 2023 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, हम्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, किसका है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, और कितना कंट्रीब्यूशन है, 54%।
ठीक है, समझ रहे हो, आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, इसी का ही है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। What is the minimum service period required for an employee to receive a full pension under the Unified Pension Scheme? 25 साल। श्योर। एक कर्मचारी को एकीकृत पेंशन योजना के तहत पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए? 11 साल तो कभी नहीं सुना मैंने। 10 या 25 में कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन नहीं, यूनिफाइड में नहीं आता ना फिर वो। यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, यूपीएस में नहीं आएगा वो। कितना है? 25 साल, सही बात है। ठीक है, 10 साल में भी मिल जाता है, लेकिन आधा हो जाता है, प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, देखो, ये तो समझ में आ गया कि 25 साल कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, 10 साल बाद भी होता है, बट क्या होता है, प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें है क्या क्या, एम्प्लॉयज में देखो, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब खत्म होने से पहले 12 महीने की उसकी जितनी सैलरी होगी, समझ पा रहे हो, जैसे कोई किसी के जॉब खत्म होने वाली है इस साल दिसंबर में, तो यानी कि 2024 में 12 महीने में जितनी भी सैलरी होगी उसका क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। ठीक है, और एटलीस्ट उसकी 50% जो सैलरी बनेगी, ये 12 महीने में सोचो किसी ने 60 हजार कमाए, जैसे मैं बहुत कम बोल रही हूँ, ठीक है, तो 5 हजार रुपये आ गया ना उसका एवरेज। ठीक है, तो इसका 50% यानी कितना, 2500 रुपये के आसपास उसको हर महीने पेंशन मिलेगी। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? उसके अलावा मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी, 10 हजार पर मंथ, उनको जिनकी की कम से कम 10 साल की सर्विस हो रखी हो। ये मैंने वैसे ही निकाला है, हाँ, ये मैंने बेफालतू की वो निकाल रखी है, मतलब इसका कोई रियल वो नहीं है। 60 हजार किसी को नहीं मिल रही है 12 महीने की, ये तो बहुत ही, वो तो गरीबी रेखा से भी नीचे रेखा में आ जाएगा। ठीक है, इतना कम किसी को नहीं मिल रहा है, वैसे भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, तो उनकी सैलरी ठीक ठाक ही होती है, 30 से तो शायद स्टार्टिंग ही है। ठीक है, और 10 हजार किसको मिलेगी, जिसकी कि एटलीस्ट 10 साल की सर्विस हो रखी हो। आगे समझ? उसके अलावा क्या है कि अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो 60% पेंशन मिलेगी उसकी वाइफ को। ठीक है, रिजाइन तो सर्विस तो कंप्लीट होनी चाहिए ना, मतलब कि 10 साल सर्विस करने के बाद, अच्छा हाँ, फिर तो हो जाएगा, क्योंकि 10 साल तो कंप्लीट कर ही देगा ना वो। ठीक है, 60% पेंशन मिलेगी उसकी स्पाउस को, बाकी तो सब यही है इसमें। यही तुमको याद रखना है, क्या क्या, कि 12 मंथ की एवरेज सैलरी का 50%, एटलीस्ट 50% पेंशन मिलनी है। ठीक है, स्पाउस को कितनी मिलनी है, जब एक्सपायर हो जाएगा इंसान, 60%। ठीक है, ये बताओ, व्हाट इज द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट प्राइमरली अबाउट? दक्षिण चीन सागर विवाद मुख्य रूप से किस बारे में है? हम्म, बी या फिर सी? बी। सही बात है। 9 डैश लाइन पढ़ा है तुमने? 9 डैश लाइन पढ़ा है ज्योग्राफी में? बॉर्डर लाइन तो नहीं, मतलब 9 डैश लाइन के नाम से कुछ पढ़ा है अभी तक? ज्योग्राफी तो हो गई है ना तुम्हारी, की अब चल रही है, तो 9 डैश लाइन नहीं पढ़ा? मैं तो ज्योग्राफी कैसे पढ़ाऊंगी, मैं तो करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ। देखो, क्या है 9 डैश लाइन, ये है, देखो ये चाइना है, ठीक है, इधर साउथ चाइना सी आता है, तो 9 डैश लाइन क्या है, चाइना ने क्या किया, चाइना अपना क्लेम कर रहा है इस पे, है ना, तो उसने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, ये दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स दिख रही है। हाँ, ये बोलता है कि ये सारा पार्ट क्या है, इसका है, समझ में आया? पर अब अगर ये क्या है, ये साउथ चाइना सी, तो अब इस सी के ऊपर और भी तो कंट्रीज क्लेम करेंगी ना। अगर ये चाइना के पास है सी, तो ये वियतनाम के पास भी तो है, ये मलेशिया के पास भी है, ये ब्रूनेई के पास भी है, और ये ताइवान के पास भी। तो सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, क्लेम कर रही है कि ये सी हमारा है, ये सी हमारा है। लेकिन चाइना ने क्या बोला कि उसने ये 9 डैश लाइन एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया है। इसने बोला है कि मैंने बहुत साल पहले, यानी 1950s की बात है ये करीब, इसने बोला कि उसी टाइम पे ये लाइन ड्रॉ हो रखी है, और ये पूरा जो पार्ट है ये मेरा है। ठीक है, यानी कि ये कब्जा कर रहा है। हम्म, इसने प्रूव कुछ नहीं दिया, प्रूव क्या होगा इसका, सी में कोई लाइन थोड़ी ना होती है। कम, मतलब पहले कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बात हुई होगी, तो उसने बस ये शो कर दिया है कि ये जो 9 डैश लाइन है, इसके अंडर जितना भी सी का एरिया आ रहा है वो सब मेरा है।
9 डैश लाइंस। हाँ, इसका डिस्प्यूट ये इसी सी के लिए चल रहा है, बाकी कंट्रीज भी इसमें वो करते हैं, जैसे कि वियतनाम भी क्लेम करता है। सही बात है, ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं कि ये सी हमारा है। अब इनको सी क्यों चाहिए? ट्रेड के लिए। और सी क्या है? सी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, इसमें फिशेस वगैरह होती हैं, बहुत सारी मछलियां होती हैं जिनके की जिनके अंदर कुछ ऐसे चीजें पाई जाती है जिससे कि दवाइयां वगैरह बनती है। तो सी क्या है? बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है, इसलिए सब इसके लिए लड़ रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बायो ई 3 पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित बायो ई 3 नीति का उद्देश्य क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। बूस्ट, अच्छा, बूस्ट बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, यही है, यही लग रहा है। इसका आंसर बी ही है, ठीक है। और क्या प्रमोट कर रहा है ये? बायो है तो ऑब्वियसली क्या प्रमोट करेगा? बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग टू एड्रेस नेशनल प्रायोरिटीज सच एज बायो बेस्ड केमिकल्स एंड बायो पॉलीमर्स। बायो बेस्ड केमिकल्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो हमें प्रोवाइड हो जाते हैं लिविंग थिंग्स में ही, ठीक है, इन सबको बोलते हैं बायो, मतलब जो हमें आसपास मिल जाता है ना, प्लांट्स में मिल जाता है, प्लांट्स में जो केमिकल्स हमको मिल जाते हैं, इस नेचुरल केमिकल्स, हाँ, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? बायोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड द सैटेलाइट टेनगर 1? हाल ही में भारतीय संगठन ने टेनगर 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया, कौन से ने? सीधे तुक्के। क्या होगा इसका? इसरो या फिर डीआरडीओ? नासा नहीं हो सकता? कोई भी हो सकता है। इसका आंसर है नासा, ठीक है, नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसने क्या लॉन्च किया है? तंगेर 1 सैटेलाइट, किस क्या ट्रैक करने के लिए? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस यूजिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी। स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी पढ़ा है तुमने 9th क्लास में? फिजिक्स में पढ़ा होगा। अभी मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी प्रॉपर, लेकिन पढ़ रखा है स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ? लाइट से रिलेटेड क्या पढ़ा था? नीचे लिख रखा है, मेरे को पता है। पढ़ रखा है तुमने स्पेक्ट्रोमीटर ऐसा कुछ करके? हाँ, ये क्या है? मेजरमेंट है इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर, ठीक है, और उसके रिएक्शंस को क्या करता है? ये मेजर करता है, और इससे मतलब कि कितना रेडिएशन है, कितना वेवलेंथ है, इससे ये क्या करेगा? नापेगा, ठीक है, और उससे क्या बताएगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैक करेगा, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वल्चर्स इन इंडिया? भारत में गिद्धों का क्या महत्व है? क्या है? सबको बी ही लग रहा है? ऑप्शन पढ़ लो अच्छे से, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। ए? क्या लग रहा है, ए या फिर बी? लेकिन आंसर बी है, ठीक है। देखो, पारसी कम्युनिटी में क्या होता है? इंसान को मार के वो लोग जलाते नहीं है या फिर दफनाते नहीं है, ठीक है। हिंदूज में क्या करते हैं? जला देते हैं, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि जो इंसान का शरीर होता है पंच तत्व से बना होता है, और उसको फिर जला के वो पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है, ऐसा करके मानते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स में क्या करते हैं? दफना देते हैं। लेकिन पारसी कम्युनिटी में क्या करते हैं? सूली पे चढ़ा के वो इंतजार करते हैं कि ये गिद्ध वगैरह जितने भी ये पक्षी जो कि खाते हैं मांस वगैरह, वो सब उनको खा जाएं, ठीक है, वो डेड बॉडी के साथ ऐसे करते हैं। अब जो पारसी कम्युनिटी है वो तो अपना कल्चर चेंज नहीं करेंगे ना, ठीक है, वो अपना कल्चर चेंज नहीं करेंगे। अगर सोचो गिद्ध वगैरह सब खत्म हो गए और फिर डेड बॉडीज ऐसे ही टकी हुई हैं, तो कितना बुरा हाल हो जाएगा, समझ रहे हो?
ठीक है, स्मेल हो जाएगा और बैक्टीरिया वगैरह कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस चीज़ के लिए क्या है, गिद्धों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे समझ। तो ये क्या करते हैं, क्लीन अप कर रहे हैं ये नेचर को, ठीक है। ये किस पे भोजन करते हैं, शवों पर भोजन करते हैं, ठीक है। इससे क्या है, बीमारियां रुक जाती हैं। क्या होती है? हाँ होती तो होगी यार, ऐसे तो कहीं पे तो नहीं टाँकेंगे, ऐसे थोड़ी ना कहीं पे भी टाँक देंगे डेड बॉडी को। वही तो जहाँ, नहीं 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 ऐसा नहीं होता, उन्होंने कोई जगह बना रखी होगी। ये बताओ व्हेन वाज द मैंने तो नहीं देखी ऐसी जगह भाई, मेरे को देखनी भी नहीं है। हे भगवान। ये बताओ व्हेन वाज द, अब देख लो क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड? 2014, ठीक है। और किस चीज के लिए, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन आसना फॉर्म्ड इन अगस्त 2024? इंडिया तो नहीं है, हाँ। और कौन सा देश है, लेकिन तीन और देश है। श्रीलंका। श्रीलंका। पाकिस्तान है इसका आंसर, ठीक है। कौन सा देश है, पाकिस्तान। और किसके ऊपर फॉर्म हुआ था ये, अरेबियन सी। कब हुआ था, अगस्त 2024, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, कराची। और कराची ही वहाँ का फाइनेंशियल सेंटर भी है। पाकिस्तान में कौन सा करेंसी चलती है, पाकिस्तानी रुपी। सिंबल उसका वही है RS जो इंडिया का है, ठीक है। और क्या है, क्या बोल रखा है, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया। आगे समझ। किसी भी MCQ में कोई डाउट है? हम्म। अच्छा, NPS और UPS, NPS पता है तुमको क्या होता है? इससे पहले UPS की जगह NPS चलता था। NPS पता है? जैसे UPS तो अभी पढ़ा था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हे भगवान। अरे यार तुम पे अकल नहीं है तो मैं क्या करूं, मैंने तो सही बोला था। भाई मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, UPS अब पता है क्या है, क्या क्या है, क्या क्या पता है तुमको? हम्म। क्या बताया था, मिनिमम 10,000 मिलेगा, ठीक है। और कंप्लीट सर्विस कितने साल की होनी चाहिए, 25 साल की। और देन हमें एटलीस्ट 50% अमाउंट मिलेगा। और वो 50% अमाउंट भी कौन सा होगा, लास्ट के बेसिक पे 12 महीने का, ठीक है। हमारे सर्विस से पहले 12 महीने का जो बेसिक पे होगा उसका एवरेज, ठीक है। और क्या क्या पता चला था? अच्छा ये बताओ कि UPS इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ये पता है? महंगाई बढ़ रही है, सोचो अभी 10,000 रुपये मिल रही है किसी को, तो क्या 20 साल बाद भी 10,000 ही मिलेगा? वैसे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे UPS भी बढ़ेगा। ये बता देती हूँ कि इसमें हम लोग कितना पे कर रहे होते हैं, मतलब कि हम लोग नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमारे तो अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। जब होगी तो हम कितना पे करेंगे, 10%, ठीक है। मतलब ये हमारी मंथली सैलरी से कटेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट कितना देगी इसमें, 15%, 18.5%, ठीक है। ये क्या है, UPS में। इस बार ना जब घर जाओगे तो एक बार NPS का पढ़ के आना, NPS और OPS का, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी तो तुमको पता ही नहीं है UPS क्या होता है, NPS क्या होता है, OPS क्या होता है। नेशनल नेशनल पेंशन स्कीम करके कुछ है, ठीक है। ये सब देख लेना, UPS, NPS और OPS। देन हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और क्या था इसमें, NPS में क्या क्या है, NPS में कितना डाल रहे होते हैं हम, कितना पे कर रहे होते हैं अपनी सैलरी में से?
10% ही, ठीक है, कितना? 10% ही, लेकिन गवर्नमेंट कितना पे करेगी? 14%, 14%। ठीक है, आगे समझ। आज की किसी भी न्यूज में कोई डाउट है? हम्म। और ये यूपीएस स्कीम लॉन्च कब से हो रही है? कब से एक्शन में आएगी? ये नहीं बताया था ना मैंने यूपीएस पढ़ाते वक्त? 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है। अभी किसी भी न्यूज में कोई डाउट है? सारे पूछो वापस से। ठीक है, तो फिर मैं क्लास तो रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, उसके बाद पूछती हूँ।